हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के समय सीडीपी का टेस्ट होगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है? सामाजिक या शारीरिक या नैतिक या संज्ञानात्मक? बताइए किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। तो देखिए, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना हो गया, समालोचनात्मक सोच हो गया, परासंज्ञान की चर्चा हो गया, परोक्ष रूप से ये जो है विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत की जाती हैं। किसके अंतर्गत? संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन आपका यहाँ पे चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? निरंतरता का सिद्धांत, आनुवंशिकता का सिद्धांत, या शीर्षगामी का सिद्धांत, या अधोगामी का सिद्धांत? स्टार लगा के नोट कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए सब लोग, दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? बहुत अच्छे, तो ये बतलाता है शीर्षगामी सिद्धांत। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है? स्कूल और मुद्रक संचार, या सामाजिक संचार और कानून, या परिवार और पास पड़ोस, या जो है पास पड़ोस और सामाजिक नीति? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, हर वर्ष सीटेट में पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। बहुत अच्छे भाई। प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है? वो है परिवार और पास पड़ोस। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में 50 लाइक कंप्लीट करा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जीन पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे जो है संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? ये चरण सब याद कर लेना। ठीक है ना। इनसे 100% क्वेश्चन आते हैं, हर वर्ष का नियम है। ये कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती हैं अवस्थाएं, इनको याद कर लेना, हर वर्ष आएगा। बताइए सब लोग, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे जो है संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? तो वो है आपका मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है ना। अच्छा, किस अवस्था में बच्चे जो है तर्क करने लगते हैं, तर्क विचार करने लगते हैं? कमेंट बॉक्स में छापना। ये क्वेश्चन कई बार करवा चुका हूं और पूछा भी जाता है हर वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो है संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा जो है होते हैं? संतुलनीकरण द्वारा, अप्रतिलोमिक द्वारा, चिंतन द्वारा, या रटकर स्मरण द्वारा, या विलंबित नकल द्वारा? बहुत अच्छे भाई, 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। डेली हमारे चैनल पे क्लास होती है, 3 क्लास होती है। एक मॉर्निंग में 9:30 बजे, दोपहर में 2:30 बजे, शाम को 6:45 पे क्लास होती है। तो डेली आपको क्लास ज्वाइन करना है और मैं जो भी क्वेश्चंस करवाता हूं वह सारे के सारे आपके सीटेट के जो है रियल क्वेश्चन होते हैं, यानी कि सीटेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे ये जनवरी 2023 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, जब आपके ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे सीटेट के। और ज्यादा पुराना पेपर आपको नहीं सॉल्व करना है कि 2011, 12, 13, 14 का, 15 का आप सॉल्व करके लगे हो, बैठे हो। ठीक है ना। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि पहले का पैटर्न कुछ और था और अब का पैटर्न कुछ और है। हर वर्ष में 2 बार होता है। आप पेपर उठा के देखिए, जब से फिर से ऑफलाइन पेपर होना स्टार्ट हो गया है तब से लेवल बहुत ज्यादा मतलब बढ़ गया है। ऑनलाइन तो एक हिसाब से सही था उसका लेवल, बट जब से ऑनलाइन एग्जाम के बाद ऑफलाइन होना फिर से शुरू हो गया, फिर से लेवल इसका बहुत काफी मतलब बढ़ गया है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो है संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? ये होता है भाई संतुलनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? संतुलनीकरण द्वारा। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि
हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी जो है दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है। हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे या लेवाइगोस्की। 6 का जवाब दीजिए सब लोग। ओएमआर सीट आप लोग भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो? उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग अच्छे से। किसी दिन मैं आपको पूरा पेपर सेंड कर दूंगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है मटेरियल तो मैं पूरा पेपर सॉल्व करके मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और मैं ओएमआर सीट भी भेज दूंगा, तो उसका प्रिंट आउट करवा लेना। नहीं तो मार्केट में आती हैं 10 पेज की आती हैं, आप उसको ले लीजिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए लेवाइगोस्की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लेवाइगोस्की ने निम्न में से किसे जो है अधिगम के सुसाध में महत्वपूर्ण माना है? सांस्कृतिक उपकरणों को, सामाजिक अलगाव को, इनाम और दंड को, या पुनर्वृत्ति और अभ्यास को? बताइए। लेओ वाइगोस्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? बहुत अच्छे भाई, तो सांस्कृतिक उपकरणों को माना है, ठीक है ना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस क्षण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं? बताइए। यांत्रिक उद्देश्य, अभिनवीकरण, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, या सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनवीकरण, या सामाजिक समझौता अभिनवीकरण? बताइए सब लोग। 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, वाह पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए, या निष्क्रिय अनुसरण द्वारा सीखने के लिए, या रट कर याद करके सीखने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बताइए सब लोग। देखिए ये रट कर करके सीखने के लिए ये तो आपका नेगेटिव है, निष्क्रिय आपका नेगेटिव काट दीजिए। बाहा पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए नहीं, पुरस्कारों को बढ़ावा नहीं देना हमें, अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए जो है प्रेरित किया जाता है। ओके, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का जवाब दीजिए सब लोग। जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी बात क्या दर्शाती है? बताइए। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो, और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जो भी टीचिंग एग्जाम की अपडेट है, सीटेट की अपडेट है, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी बात क्या कहलाती है? वो कहलाती है उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का जवाब दीजिए। समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? समकालीन सिद्धांत जो है बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? एक दिशाई सामान्य क्षमता, बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, आनुवंशिकता से न प्रभावित होने वाली क्षमता, या वातावरणीय कारकों से न प्रभावित होने वाली क्षमता? बताइए सब लोग। 11 का जवाब दीजिए सब लोग। 11 का यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में। यह कथन जो है किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समता, या जेंडर सशक्तिकरण? एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण है? ये जो है किसका उदाहरण बताइए सब लोग। 12 का जवाब दीजिए। ये जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, और ये जेंडर वाला भी क्वेश्चन जरूर आता है, हर वर्ष समझ लीजिए क्वेश्चन आता है सीटेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, या एक कठोर तो मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना, या मूल्यांकन के योगात्मक तरीकों को लागू करना, या विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना? बहुत अच्छा प्रश्न है।
देखिए आपको ऑप्शन में बाल केंद्रित दिख जाए तो वो आपका क्वेश्चन सही होता है, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना ये आपका महत्वपूर्ण है। कठोर मानकीकृत मैंने बताया था, दंड हो गया, पुरस्कार को बढ़ावा नहीं देना, ये सब आपके निगेटिव है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बांटना नहीं आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, या विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना, या विद्यार्थियों को सफल और असफल के रूप में वर्गीकृत करना, या जो है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना। 14 का जवाब दीजिए सब लोग, बताइए सब लोग। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, नहीं, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना, नहीं। विद्यार्थियों को सफल और असफल के रूप में वर्गीकृत करना, नहीं, वर्गीकृत तो करना ही नहीं, अलग। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना, ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, कथन और तर्क ये प्रश्न है। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क क्या है कि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए कौन कौन सा सही है। 15 का जवाब दीजिए। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई, सही है आपका। सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों सही है आपके, ए और दोनों सही है, और आर यहाँ पे एक की व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक है ना। पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे इसको पढ़िए। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं को की जो है सभी प्रकार की व्यक्तिगत विविधताओं को समाहित कर लेता है। कौन कौन सा सही बताइए। मानकीकृत दिखा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मानकीकृत दिखा तो गलत, दोनों गलत हो जाएंगे आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है, बताइए। 17 का जवाब दीजिए। देखिए बाधक है मतलब निगेटिव क्वेश्चन है, तो ये पॉजिटिव है तो ये तो होगा नहीं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये आपका बाधक है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, 17 का ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पठन वैफल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये भी क्वेश्चन हर बार सीटेट में पूछता है, बताइए। पठन वैफल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 18 का जवाब दीजिए। तो देखिए जो पठन वैफल्य से विद्यार्थी जूझते हैं उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, ठीक है ना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी भी वीडियो को लाइक की संख्या बहुत ही मत, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण है। अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, स्वालीनता, पठन वैफल्य या दृष्टिबाधिता। बताइए सब लोग। 19 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे अवधान न्यूनता और अतिक्रियाशीलता विकार हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, निम्न में से जो है कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है। मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षण, या बहु विकल्प वाले प्रश्नों या सवालों पर आधारित परीक्षण, या साल के अंत में परीक्षण, या केस अध्ययन। 20 का जवाब दीजिए। कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है, वो है आपका केस स्टडी, केस अध्ययन। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी सीडीपी की क्लास देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पे हर सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी। बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं, विषय वस्तु को रटकर, याद करने से, या अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा, या दंड के भय से, या अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर। बिल्कुल सरल प्रश्न है, रटना नहीं है, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। दंड नहीं देना है, निष्क्रिय आपका निगेटिव, तो बचा कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना।
इस तरीके से आप प्रश्न करना सही हो जाएगा, टैग वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ावा देता है? बताइए सब लोग, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ावा देता है? 22 को जवाब दीजिए सब लोग। तो वो है आपका विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध पर बल देता है? व्यवहारवाद, अनुकरण अधिगम, प्रतिपादक शिक्षण, सामाजिक संरचनावाद। 23 के जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे आपका सामाजिक संरचनावाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कथन और तर्क वाले प्रश्न है, पढ़िए और अच्छे से जवाब दीजिए सब लोग। एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों के विकास में मदद मिले। तर्क क्या कह रहा है कि सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन है। बहुत अच्छे भाई, दोनों आपके गलत हैं भाई, दोनों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहां पे त्रुटियां क्या है, त्रुटियां बताइए सब लोग, त्रुटियां क्या हैं? एक मिनट, मुझे पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है। यहाँ पे क्या था कि एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर, हाँ देखिए ये आपका सही था क्योंकि ये टैग वर्ड लगा था, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ए सही है लेकिन यहाँ पे आर गलत है, ठीक है ना, ये वाला गलत था आपका, ठीक है ना, सॉरी। चलिए त्रुटियां क्या है, त्रुटियां, अवसर जो आपका होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। त्रुटियां क्या है बताइए, त्रुटियां। बहुत अच्छे, देखिए केवल दिख जाए तो काट देना, निगेटिव होता है, नहीं, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। तो बचा आपका ये वाला, त्रुटियां अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, टैग वर्ड की सहायता से आप प्रश्न सॉल्व करना, ठीक है ना। बहुत अच्छा स्कोर आप करोगे ऐसे में, फेल तो होगे ही नहीं आप। संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि क्या होते हैं ये? पॉजिटिव अगर आपका क्वेश्चन है तो पॉजिटिव उत्तर भी आपको ढूंढना है, नेगेटिव है नहीं है पूछा है तो नहीं वाला उत्तर भी आपको ढूंढना है, उसमें कौन सा टैग वर्ड नेगेटिव है बताइए सब लोग भाई। संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि, ये सब जो है पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का जो है गहरा असर पड़ता है इसमें, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए? दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए, मूर्त पुरस्कार जैसे कि नगद इनाम, प्रमाण पत्र इत्यादि पाने के लिए, संप्रत्तियों को समझ बढ़ाने के लिए, या जो है अध्यापिका और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए। दूसरों से तुलना नहीं करना है, पुरस्कार को बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है ना, संप्रत्तियों की समझ बढ़ाने के लिए हमेशा अभिप्रेरित करना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डियर, चलिए, निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से जो है बढ़ाता है? बताइए भाई सब लोग। 28 का जवाब दीजिए। तो ये वाला आपका युग्म सही है, अपसारी सोच और परासंज्ञान, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑप्शन भी ढूंढना है, जैसे बैठने की अनम्य योजना, ये जो है बाधक बन जाता है कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में, ठीक है ना। पहला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विद्यार्थियों को एक नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए?
केवल दिखा काट दूं क्योंकि पॉजिटिव है, बचना चाहिए नेगेटिव। विभिन्न उप संप्रदायों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। यहाँ पे सक्रिय तो सही था, बट ऑप्शन भी सही से पढ़ लेना, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने से बचना चाहिए। यहाँ पे तो बचना चाहिए मतलब नेगेटिव हो गया, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि आप सक्रिय देखे अवसर देखे तुरंत लगा दो, थोड़ा सा ऑप्शन भी पढ़ लेना, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। ये थी आज की जो है सीडीपी की क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। आज का स्कोर कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। जितने भी आपके 10, 15, 20 सही होते हैं जरूर बताना, और स्कोर आपका इंक्रीज हो रहा होगा धीरे धीरे। परेशान मत होइए, 15+ भी करके आओगे। बाकी सब्जेक्ट में आप स्कोर कर लेना, हिंदी हो गया, जैसे संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, उनमें आप लोग अच्छे से अपना 100% दे दीजिए, अभी भी समय आपके पास, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं दोबारा वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना आप लोग।